काली और गोरी बहू की ससुराल में पहली रात। मोहित, आकाश, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कुछ लड़कियां देखी हैं। ये उनकी फोटो है, देखकर तो बताओ इनमें से तुम दोनों को कौन सी लड़की पसंद आ रही है। ये सारी लड़कियां दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अमीर घर से हैं। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मोहित बेटा, तेरी पसंद तो बहुत ही सुंदर है। आकाश, अब तू भी बता दे तुझे इन लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है। मैं तुम दोनों की शादी एक ही साथ और जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। माँ, मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है। मैंने अपने लिए पहले से ही एक लड़की ढूंढ ली है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। उसका नाम अंतरा है और वो कोई हमारी तरह अमीर घर से नहीं है, एक गरीब परिवार से है। और मैं आपको पहले बता दूं, अंतरा इन लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं है। उसका रंग काला है, लेकिन मैं अंतरा से बहुत प्यार करता हूँ। अंतरा एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अंतरा जरूर पसंद आएगी। क्या वो लड़की हमारी तरह अमीर नहीं है और ना ही सुंदर है? तो तुझे उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो तुझे उस लड़की से शादी करनी है? तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा, सुन लिया तूने? तो आप भी सुन लो, अगर मेरी शादी अंतरा से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आकाश की बात सुनकर लता को ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, क्योंकि लता अपने दोनों बेटों के बिना नहीं रह सकती थी। जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर लता के दोनों बेटे आकाश और मोहित की शादी हो जाती है। परी बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, आराम से आना। और तू भी इस कलश को गिराकर प्रवेश कर। और हाँ, गृह प्रवेश सीधे पैर से करना, पता चले कि उल्टे पैर से ही घर में कदम रख दिया। और अपने काले रंग और गरीबी के साथ साथ हमारे घर में मनहूसियत भी ले आई। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर अंतरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। परी बहू, ये देख, मैंने तेरा कमरा कितनी अच्छी तरह से सजाया है, तुझे पसंद आया ना? हाँ माँ जी, कमरा अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम आराम कर लो। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। जहाँ एक तरफ लता अपनी बड़ी बहू परी को खुद कमरे तक छोड़ने आती है, वहीं दूसरी तरफ अंतरा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जिससे अंतरा उदास होकर कमरे में बैठी रहती है। क्या हुआ अंतरा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? आप तो वहीं पर थे ना, आपने माँ जी का बर्ताव देखा था मेरे लिए कैसा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मुझसे तो कोई गलती भी नहीं हुई है। हाँ अंतरा, मैं वहीं पर था और मैंने सब कुछ देखा। तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, जिस वजह से मेरी माँ हम दोनों से नाराज है। मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तुम्हें उन्हें खुश रखना होगा और उनका दिल जीतना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनका दिल जरूर जीतोगी और वो तुम्हें परी भाभी की तरह ही प्यार करेंगी। अपने पति आकाश की बात सुनकर अंतरा को थोड़ी शांति मिलती है। अंतरा और आकाश बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आकाश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। शादी हुई नहीं कि तू आकर यहाँ बैठ गई? घर में इतने सारे काम पड़े, वो कौन करेगा? कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाने हैं। आ रसोई में मेरे साथ बैठकर पकवान बनवा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अंतरा को आए हुए अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप उससे काम करवा रही हैं। आज तो हमारी सुहाग रात है, आज अंतरा कोई काम कैसे कर सकती है? सुहाग रात है तो क्या हुआ? अंतरा कहीं भागी तो नहीं जा रही है? आज नहीं तो कल सुहाग रात बन जाएगी। अब जल्दी कर, मुझे बहुत सारा काम करना है। लता की बात सुनकर आकाश और अंतरा उदास हो जाते हैं, लेकिन अंतरा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अंतरा लता के साथ जाती है। लता अंतरा को बहुत सारे खाने का सामान बनाने के लिए कहकर खुद सोने चली जाती है और बेचारी अंतरा अपनी शादी की पहली रात रसोई में गुजार कर सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। और ऐसे ही इन काली और गोरी दोनों बहू की शादी की पहली रात गुजरती है। कहाँ मर गई? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? लगता है आज भूखा ही मारेगी। माँ जी, मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। परी, तुम जाकर अंतरा का काम में हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, सारा काम तो अंतरा ही करती है। अगर तुम उसके काम में थोड़ा हाथ बटवा दोगी तो हमें नाश्ते के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोहित, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मेरी परी बहू घर का कुछ काम करेगी तो उसका निखार कम नहीं हो जाएगा। और तू भूल गया अपनी शादी में कितना सारा दहेज लेकर आई थी परी बहू? इसके बावजूद भी मैं क्या इससे काम करवाऊंगी? और रही बात अंतरा की, तो वो कड़ी धूप में भी काम करेगी तो उसके रंग पर थोड़ा बहुत भी असर नहीं पड़ेगा और काली ही रहेगी।
और ना ही वो अपने साथ एक फूटी कौड़ी दहेज लाई थी, तो घर का काम तो उसे करना ही पड़ेगा। दूर खड़ी अंतरा लता की सारी बातें सुन रही थी। लता की बात सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी पत्नी के बारे में अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी मजबूर होता है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहता है। अंतरा जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अंतरा, तुम ये क्या नाश्ता बनाकर लाई हो? ऐसा नाश्ता तो मेरे घर के नौकर भी नहीं खाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में पराठा कौन खाता है? तुम्हें पता भी है पराठा कितना अनहेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए? माँ जी, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली हूँ। मैं तो अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। एक काम करना, मेरे लिए भी बाहर से ही ऑर्डर कर दे। मैं भी ये नहीं खाने वाली हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि एक गरीब के परिवार में नाश्ते में यही सब चीजें बनती होंगी। हमें ये गरीबों वाला खाना खाने की आदत नहीं है। तू गरीब है ना कि हम। ले जा इस खाने को यहाँ से और खुद खा लियो। इतना कहकर परी और लता वहां से उठकर चली जाती हैं और बेचारी अंतरा रोती रह जाती है। अपनी सास को देखकर परी भी अंतरा के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और पूरा दिन आराम करती थी और बेचारी अंतरा से ही करके सारे काम करवाती थी। अंतरा आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो इन सब चीजों को बिना कुछ कहे बर्दाश्त करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन परी के पति मोहित का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में मोहित का काफी खून बह जाता है, जिस वजह से उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सारा परिवार दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मोहित ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अभी तो इनकी जान बच गई है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। एक्सीडेंट में उनकी काफी ब्लड लॉस हो गया है। उनका ब्लड ओ नेगेटिव है और ओ नेगेटिव ब्लड हमारी पूरी हॉस्पिटल में नहीं है। अगर उन्हें जल्दी से ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार डर जाता है और रोने लगता है कि तभी अंतरा कहती है, डॉक्टर, मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है, आप उनको मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए। अंतरा की बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंतरा का ब्लड मोहित को चढ़ाते हैं, जिसके बाद मोहित की हालत में काफी सुधार आता है और सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अंतरा से माफी मांगते हैं। अंतरा बहू, तेरे काले रंग और गरीबी की वजह से मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन आज तेरी वजह से मेरे बेटे की जान बच पाई है। मुझे माफ कर दे। अंतरा, मुझे भी माफ कर दो। अगर तुम ना होती तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास और जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता देख अंतरा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है। मैंने तो सब्जी भी छौंक दी और मसाला भी नहीं पीसा। अब अगर मैं चूल्हे के पास से उठूंगी तो आंच बुझ जाएगी। लाओ माँ, मसाला मैं पीस देती हूँ। वो तो ठीक है आरती बेटी, मगर तूने इतनी सारी मेहंदी किस लिए पीसी है? वो माँ, आज अंजू मौसी की बेटी जूही की मेहंदी है ना, तो बस उसी के लिए। अरे मगर आरती बेटी, उसके हाथ पैरों में तो 2 कीप में ही मेहंदी लग जाएगी, मगर तूने तो कटोरी भरकर मेहंदी पीसी है। समझ गई, कहीं वो भी तुझसे अपने ब्याह में मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन तो नहीं बनवाने वाली? हाँ माँ, आजकल मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन बहुत ही ट्रेंड में है, इसलिए हर ब्राइडल दुल्हन अपनी शादी में मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनवाना पसंद करती है और फिर इससे आपकी गरीब बेटी को 2 पैसे ज्यादा भी तो मिलते हैं। थोड़ी देर में आरती मेहंदी लगाने मंजू के घर आती है। आरती, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जूही, तुम इस हरे रंग के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मगर ये बैकलेस ब्लाउज इस लहंगे के साथ मैच नहीं कर रहा। जानती हूँ, बट ये बैकलेस ब्लाउज मैंने मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनवाने के लिए पहनाया था कि मेहंदी बिगड़े ना। अब तुम जल्दी से मेरे हाथों पैरों पर मेहंदी लगा दो, अब फिर तुम्हें मेरी ब्राइडल मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी लगाना है। आरती जूही के हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाकर उसे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी लगा देती है, जो कि जूही को बहुत पसंद आता है। वाह आरती, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना सुंदर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है। थैंक यू सो मच। भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी भी पक्की हो जाए, ताकि तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। शादी की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसके काले रंग की वजह से रिश्ते वाले उसे हर बार ठुकरा कर चले जाते हैं। अच्छा जूही, अब मैं घर चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आरती बेटी, आ गई तू? अच्छा सुन, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, छोड़ क्यों नहीं देती आप मेरी शादी की जिद?
वो भी आएंगे और बाकियों की तरह ही आपकी बदकिस्मत बेटी को फिर से ठुकरा कर चले जाएंगे। माँ आप मान क्यों नहीं लेती? मेरी शादी नहीं होगी और ना कभी मेरे हाथों में शादी की मेहंदी लगेगी। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, मेरा मन कह रहा है कि तेरी शादी यहीं होगी। अगले दिन राजपाल का परिवार आरती को देखने आता है और यश आरती को पसंद कर लेता है, जिसकी बाद आरती और यश की शादी हो जाती है। आओ आरती बहू, इस ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, मगर याद रहे अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इस खानदान की इज्जत घटे। स्नेहा, जाओ अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आओ। जी मम्मी जी। भाभी आप माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी हैं। नंद जी, माँ जी ने मुझे अपना लिया, मुझ काली बदकिस्मत बहू के लिए यही बहुत है। खबरदार भाभी जो फिर कभी ऐसा कहा, मेरे लिए मेरी भाभी सबसे सुंदर है और मैं तो अपनी शादी में आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी और स्पेशल मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन तो जरूर बनवाऊंगी, आप बस पैसे बता देना। इस तरह स्नेहा अपनी प्यार भरी बातों से आरती के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। ऐसे ही समय बीतता है, इसलिए कि गायत्री आरती के काले होने के कारण इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अक्सर आरती की गरीबी को लेकर उसे बुरा भला सुनाती रहती। फिर एक दिन, माँ जी कुछ दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला है, मैं सोच रही थी कि घर के गार्डन में मेहंदी के पौधे लगा देती, वो काम आ जाते। ओहो बहू, तुम्हें क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा, तुम गरीब की बेटी थी मगर अब अमीर खानदान की बहू हो और हमारे यहाँ करवा चौथ या तीज पर महंगी मेहंदी वाली आती है, समझी? खैर तुम्हारे लिए तो मुझे पार्लर वाली भी बुलानी पड़ेगी जो तुम्हारा मेक ओवर करेगी। अब तुम्हारे काले रंग के कारण मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं करा सकती। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर आरती की आंखें छलछला जाती हैं। मगर कुछ ही दिनों में यश का बिजनेस बड़े स्कैम में फंस जाता है, जिसमें उनका घर बार बिजनेस सब छिन जाता है और वो गरीबी में गुजारा करने को मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं मेरे हंसते खेलते घर परिवार को किसकी नजर लग गई, जब से इस काली बहू के कदम घर में पड़े हैं कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। गायत्री जी, तुम बहू को क्यों दोष दे रही हो? उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं। इतने में यश घर आता है। क्या हुआ जी, कहीं नौकरी मिली? नहीं आरती, कहीं भी कोई काम नहीं मिला। सुनिए जी, जब तक आपको काम नहीं मिलता मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, इससे घर का दाना पानी तो चल सकेगा। वैसे भी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस तरह से अपने ससुराल की जिम्मेदारी आरती खुद पर लेकर उस दिन बहुत से मेहंदी के डिजाइन गत्तों पर बनाकर बाजार के चौक पर बैठी होती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर तरस खा, किसी को तो भेज जो मुझसे मेहंदी लगवाए। तभी मीता नाम की एक अमीर लड़की गरीब बहू के बनाए मेहंदी डिजाइन को देखकर उसके पास आती है। सुनो, 2 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगा सकती हो? और क्या तुम्हें मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन भी बनाना आता है? जी मैडम जी, मैं लगा दूंगी। कितने पैसे लोगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? अच्छा चलो ठीक है, ब्राइडल मेहंदी लगाने में और मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाने के बदले में मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। गरीब आरती किसी भी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। आरती मीता को अपने घर ले आती है और घर के बीचों बीच पर्दा डालकर पूरी मेहनत और लगन से मीता को बहुत ही सुंदर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाती है। ये लीजिए मैडम जी, आपकी मेहंदी पूरी हो गई। वाह आरती, इट्स इम्प्रेसिव। तुमने कितना यूनिक मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसा कि मैं चाहती थी। मैंने ये डिजाइन पार्लर वाली को लगाने को कहा था मगर उसे आया ही नहीं। मीता आरती की लगाई गई मेहंदी की खूब तारीफ करती है और उसे 20,000 रुपए देकर चली जाती है, जिसे आरती पहले तो अपने घर में राशन पानी भरवाती है और बचे हुए पैसों से घर के आधे हिस्से में पार्टीशन डालकर मेहंदी लगाने की कुर्सी और पंखा लगा देती है। वहीं अब मीता के बाद उसकी सहेलियां भी उस गरीब बहू के घर ढूंढती हुई वहां आती हैं। कोई है अंदर? जी कौन है? मीता ने यही घर तो बताया था। वो हमें मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगवाना था। वो यहाँ पर एक औरत रहती है, काली काली सी है वो। आरती नाम है उसका, मेरी बहू है वो जो मेहंदी लगाती है। अपनी सास को अपने लिए पहली बार बोलते देखकर आरती को अच्छा लगता है और रिया अंदर आती है। बताइए मैडम जी, कैसी मेहंदी लगवानी है आपको? देखो मुझे ना कल एक फंक्शन में जाना है और मेरा जो ड्रेस है उसका ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस है। ये उस ब्लाउज की पिक है।
बस ऐसा कोई ब्लाउज डिजाइन बना दो जिससे मेरे फ्रंट साइड का स्लीव और बैक नेक दोनों कवर हो जाएं। फिर आरती अपना दिमाग लगाकर इस बार सबसे अलग ब्लाउज डिजाइन बनाती है जो रिया को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितना अच्छा मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है। आई लव दिस। तुम्हारी मेहंदी के लिए मैं तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ, और ये डिजाइन तो मैं अपने स्नैपचैट पर जरूर शेयर करूंगी, और तुम्हारे घर का पता भी। उस रोज रिया उस गरीब बहू के बनाए मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को जैसे ही स्नैपचैट पर डालती है उसे लाखों लाइक मिलते हैं, और स्नैपचैट पर मेंशन किए गए आरती के घर का एड्रेस अब सैकड़ों मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन लगवाने वाली औरतों लड़कियों की भीड़ से भर जाती है। और अब आरती सुबह से लेकर शाम तक मेहंदी लगाती, और उसे एक मेहंदी ब्लाउज डिजाइन के बदले कोई 10,000 दे जाता तो कोई 20,000। इस तरह से शादी के उस सीजन में आरती अपने मेहनत और मेहंदी लगाने के हुनर से लाखों रुपए कमा लेती है, और अपने ससुराल वालों के रहने के लिए एक पक्का घर खरीद देती है। आरती, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। इस घर का बेटा होकर जो मैं नहीं कर सका वो तुमने बहू होकर भी कर दिखाया। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने किए का पछतावा है। मैं हमेशा तुझे तेरी गरीबी और तेरे काले रंग के लिए कोसती रही, मगर तू खरा सोना है। मैं जानती थी माँ जी कि एक ना एक दिन आप मुझे अपना लेंगी। अब मुझे सब कुछ मिल गया। आखिर में गायत्री को अपनी गरीब काली बहू की कदर समझ में आ जाती है, और आरती को भी अपने ससुराल वालों से अपने हिस्से से बढ़कर खुशियां मिलती हैं, और वो लगातार अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके शादी और त्योहारों पर मेहंदी लगाती है।